हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम लोग 4 सितंबर को आफ्टरनून सेशन में जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट गिवन बिलो। ओके, सो इस तरह से ये डिफरेंट गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पर ए बी सी इनपुट्स हैं और Z पर जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको देख के बताना है कि ये किस तरह का ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशंस जो हम एंड और नॉट जो उसका पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है उनमें से बताना है कौन सा ऑपरेशन है। ओके, सो यहाँ पर हम देखें 3 इनपुट टर्मिनल्स हैं और 1 आउटपुट टर्मिनल है। इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सो ए बी सी एंड Z। अब यहाँ पर हमारा इनपुट जो होता है वो बाइनरी होता है, तो उससे देख लेते हैं कि इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएगा 0 0 0 एंड देन 1 0 0 या फिर 0 1 0। ओके, एक को 1 रख के बाकी को 2 0 हम रख रहे हैं। एंड देन तीसरा नेक्स्ट हो जाएगा 0 0 1। अब 2 को 1 रखेंगे और 1 को 0 रखेंगे। सो 1 1 0 एंड देन 1 0 1 एंड 0 1 1 एंड अब तीनों ही हम 1 कर देंगे 1 1 1 इस तरह से। सो दीज आर द पॉसिबल इनपुट सिग्नल्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलेगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये नॉट गेट है। ओके, यहाँ पर इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स कॉमन है। सो जो भी इनपुट आएगा 0 यहाँ पर होगा तो दोनों 0 आएगा। 0 ये और गेट है, सॉरी नॉर गेट है, और के साथ नॉट लगा हुआ है। सो और हमें क्या देगा, अगर दोनों 0 है तो ये 0 देगा और फिर ये उसको 1 कर देगा। ओके, सो ये एक तरह का नॉट गेट है। सिमिलरली ये भी क्या है, नॉट गेट्स हैं। और ये हमारा नॉर है विथ 3 इनपुट। और अगर इसको और प्लस नॉट हम देखें, सो और का ऑपरेशन क्या होता है कि A और B या 3 इनपुट है तो A और B और C कोई भी उसमें से हाई होता है तो आउटपुट में हमें हाई मिलता है। ओके, सो लेट अस सी, अगर ये 0 0 0 हैं तीनों तो यहाँ पर ये उसको ये सारे नॉट है ये 1 1 1 कर देगा। सो तीनों 1 जब पहुँचेगा तो और 1 इनपुट देगा, बट ये जो नॉट लगा हुआ ये उसको 0 कर देगा। ओके, एंड फिर देखते हैं कि इसको हमने 1 किया है, बाकी 2 0 हैं। ये जो 1 होगा तो यहाँ पर 0 पहुँचेगा और ये दोनों 0 हैं तो ये दोनों 1 पहुँचेंगे। अब और अगर हम देखें सो A और B और C तो 2 हाई हैं, हमें हाई मिलेगा, लेकिन ये वाला नॉट उसको 0 कर देगा। ओके, अच्छा अब इसी को हम देख लेते हैं यहाँ पर कि एक हमने यहाँ पे 1 लिया था, बाकी 2 0 थे। ठीक, तो अब ये और ये भी उसी तरह से हो जाएंगे कि एक हाई है बाकी 2 लो है। सो एक कोई हाई है बाकी 2 लो होंगे तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे पहुँचेगा वो 0 1 1 या 1 0 1 या 1 1 0 इसी तरह का होगा। तो यहाँ पर जब तक 2 हाई होंगे तो और हमें हाई देगा और नॉट उसको फाइनली 0 कर देगा। तो इस इनपुट के लिए भी हमें 0 मिलेगा और इस वाले इनपुट में 2 0 है, ये दोनों 1 पहुँचेंगे और ये 0 पहुँचेगा तो 2 1 है तो और हमें 1 देगा, लेकिन उसके आगे जो नॉट लगा है वो उसको 0 कर देगा। ठीक, इस तरह से। अच्छा, इसको भी अगर हम देखें तो वही चीज़ है, 2 इनपुट हाई है 1 इनपुट लो है। 2 हाई होगा तो यहाँ पे 2 लो पहुँचेगा, लेकिन ये जो लो है तो उसकी वजह से यहाँ पर हाई पहुँचेगा। सो 3 में से कोई एक हाई है यहाँ पर तो हमें आउटपुट में ये और जो है वो हाई देगा, लेकिन ये उसको 0 कर देगा। ठीक, सो इन तीनों में से ये हम नेक्स्ट 3 देखें, इन तीनों में से कोई भी 2 हाई अगर होंगे तो यहाँ पर 2 0 और 1 हाई पहुँचेगा, 2 लो और 1 हाई पहुँचेगा, तो फाइनली हमें आउटपुट में 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट में इन तीनों के लिए 0 ही मिलेगा। ठीक, अच्छा तीनों ही जब हाई होंगे तो यहाँ पर जो सिग्नल्स पहुँचेंगे वो तीनों ही लो पहुँचेंगे और फिर लो आउटपुट देगा और ये नॉट उसको हाई कर देगा। ओके, फाइनली 1 हमें मिलेगा। तो ट्रुथ टेबल जो है उसको अगर हम देखें तो A एंड B एंड C जब तक हाई नहीं हो रहे तब तक हमें आउटपुट हाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो A एंड B एंड C ऑल द 3 शुड बी हाई टू गेट द हाई आउटपुट। सो ये एक तरह का एंड ऑपरेशन है। सो ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
consider two uniform discs of same thickness and different radii, r1 is equal to r and r2 is equal to alpha r, made of same material. If the ratio of their moments of inertia I1 and I2 if the ratio of their moment of inertia I1 and I2 respectively about their axes is 1:16, then the value of alpha is. So इस तरह से दो डिस्क दी हुई हैं, दोनों सेम मटेरियल की हैं, थिकनेस भी सेम है, मास दोनों का सेम है, रेडियाई जो है वो डिफरेंट है, एक की आर है दूसरे की अल्फा आर है, और यहाँ पर इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है. सो वहाँ से इस अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम डिस्क का लिखें इस तरह से, हमें दिया हुआ है मास सॉरी ये नहीं दिया है, मास सेम नहीं है, ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में, सॉरी. ओके, मासेस जो है वो दोनों के डिफरेंट है, थिकनेस सेम है और सेम मटेरियल के हैं तो डेंसिटी सेम होगी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखते हैं, नेचुरल एक्सिस के अबाउट दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर, और मास को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी से रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस. सो पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस इनटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, सो दोनों की थिकनेस सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, पाई भी सेम आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो चीज़ें दोनों के लिए सेम है उसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं. सो रो एंड हाफ एंड पाई एंड टी, इन सबको हम ले लेते हैं कि ये क्या है, बीटा है, एंड देन आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर will become r to the power 4. So in this case moment of inertia can be written as some constant into r to the power 4. अब यहाँ पर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा r टू द पावर 4, और I2 हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा अल्फा r टू द पावर 4, ये हो जाएगा. ओके, और I1 अपॉन I2 इसको हम देखें तो ये आ जाएगा r टू द पावर 4 अपॉन अल्फा टू द पावर 4 एंड देन r टू द पावर 4, और ये रेशियो जो है ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 1:16. नाउ r टू द पावर 4 ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, एंड अल्फा टू द पावर 4 इज 16, सो अल्फा इज इक्वल टू 2, ये आ गया. सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कैपेसिटर C इज फुली चार्ज्ड विथ वोल्टेज V0. After disconnecting the voltage source, it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C/2. The energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitors is. So एक कैपेसिटर यहाँ दिया हुआ है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है हमें V0 और इसकी कैपेसिटेंस है C, एंड देन इसको सोर्स से डिस्कनेक्ट करके एक दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं. इसकी कैपेसिटेंस है C. ओके, और ये जब हम स्विच क्लोज करेंगे सो देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. सो व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर. ओके, सो इसकी कैपेसिटेंस C/2 है. ओके, सो यहाँ पर इनिशियल जो एनर्जी है दैट इज हाफ CV0 स्क्वायर, और जब हम ये स्विच क्लोज करेंगे उसके बाद जो कॉमन वोल्टेज होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. से कॉमन वोल्टेज इज V डैश, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, एंड C1 हमारा C है और V1 V0 है, दूसरा वाला अनचार्ज है इनिशियली, सो वो 0 हो गया, अपॉन C प्लस C/2. ओके, ये आ जाएगा. सो CV0 अपॉन 3C/2 ये हो जाएगा. सो जो कॉमन वोल्टेज आ रहा है आफ्टर the reconnection is 2/3 V0, ये आ जाएगा. एंड C इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पर, C इक्विवेलेंट दैट इज पैरेलल में है, सो C प्लस C/2 दिस इज इक्वल टू 3C/2, ये हो गया. नाउ अब जो एनर्जी होगी, the energy stored in the combination is now half, and C equivalent is 3C/2 and V dash square which is 2/3 V0 square, ये हो जाएगा. So half and 3C/2 and this is 4 V0 square upon 9, ये हो जाएगा. So 2 to the 4 ये हो गया और ये 3 3 9 हो गया. So
2 और 3 ये हम बाहर ले लें, देन हमारे पास बचा हाफ C एंड V नॉट स्क्वायर. दिस इज फाइनली सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द लॉस. ओके, सो loss in energy will be U initial minus U final, and initially जो energy है that is half C V naught square minus finally जो energy है that is 2/3 times half C V naught square. ये हो जाएगा, यहाँ से हम half C V naught square कॉमन कर लें, so ये हुआ 1 minus 2/3 that is 1/3. Okay, and so finally this is 1/6 C V naught square. So this is the loss of energy after the redistribution of charges. And options अगर हम देखें, so option number 1 should be the correct answer, but NTA ने जो आंसर प्रोवाइड किया है वो ऑप्शन 4 1/4 C V naught square उन्होंने प्रोवाइड किया है, बट जो कैलकुलेशन है वो ये सजेस्ट कर रही है कि the loss of energy is 1/6 C V naught square. So, okay, so according to this calculation, option 1 should be the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है, a person pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. Thereafter, he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance of 100 Newton. Okay, the total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? Okay, अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इसकी जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज वाइज एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया हुआ है. अब ये आप एक बार इसको चेक कर लेना कि इसमें जो डेटा है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, अदरवाइज लैंग्वेज जो है वो एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन की है जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है. ओके, सो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ. इनिशियली बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन है. सो 200 न्यूटन तक 200 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस बीच में वो है 15 मीटर. ओके, सो यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 15 मीटर, एंड देन उसके बाद द पर्सन गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड और उसका जो फोर्स है वो लीनियरली घट के 100 न्यूटन हो जा रहा है. ओके, सो फाइनली ये घटकर हो गया 100 न्यूटन एंड लीनियरली डिक्रीज कर रहा है. ओके, सो ये हो गया 100 न्यूटन और टोटल जो डिस्टेंस मूव हुई है वो है 30 मीटर. सो यहाँ से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट एरिया अंडर ग्राफ. ओके, सो द वर्क डन बाय द पर्सन विल बी एरिया अंडर ग्राफ. ये है एक रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 200 प्लस ये एक ट्रेपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 200 प्लस 100 दैट इज 300 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स विच इज 15. ये हो जाएगा. ओके, सो इसको अगर हम देखें तो ये हुआ 150 एंड दिस इज 3000 एंड देन 15 इंटू 15 इज 225 एंड 0, सो 2250. सो ये आ जाएगा 5250 जूल. ओके, 5250 joule is the work done by the person on the box. So options अगर हम देखें, so option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है, the electric field of a plane electromagnetic wave is given by ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, its magnetic field will be given by. so electric field का हमें वेव इक्वेशन दिया हुआ है एंड उसके जो corresponding magnetic field होगी उसका वेव इक्वेशन लिखना है. सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव इक्वेशन एंड ये हो गई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एम्पलीट्यूड है और यहाँ से पता चल रहा है कि जो प्रोपगेशन हो रहा है वो ये माइनस है, सो पॉजिटिव जेड एक्सिस में प्रोपगेशन हो रहा है और जो फील्ड वेक्टर है वो आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में है. ओके, सो इसको अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये आई कैप प्लस जे कैप जो वेक्टर आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक, अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा.
ओके, आई कैप प्लस जे कैप है, दोनों के कोफिशिएंट्स सेम है यहाँ पर। सो एक्स और वाई जो प्रोजेक्शंस हैं या जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर इक्वल, सो द एंगल इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, सॉरी द वेक्टर इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ओके, सो इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ये प्रोपगेशन हो रहा है। ओके, सो द प्रोपगेशन वेक्टर is along positive z axis coming out of the board, and then जो magnetic field vector होगा वो इस तरह से होगा कि E cross B should be equal to the vector along C, ठीक है, या हम इसको यहाँ पर यूनिट वेक्टर की तरह से लिख लें। सो E क्रॉस B, E के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आना चाहिए। सो यहाँ से अगर हम देखें, अच्छा दूसरी चीज़ एक और होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ओके, सेम प्लेन में। सो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स देखें, सो एक तो ये हो सकता है या फिर दूसरा इस डायरेक्शन में हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, E क्रॉस B शुड बी इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो E क्रॉस B अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव Z एक्सिस में। इसका मतलब जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, okay, perpendicular to the electric field. Now x plus y के corresponding इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसमें x कंपोनेंट हम देख सकते हैं क्या है, नेगेटिव, एंड y कंपोनेंट इज पॉजिटिव। सो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर along this direction will be minus x कैप प्लस y कैप, इस तरह से होगा। ओके, सो ये हो गई डायरेक्शन की बात। दूसरी चीज़, जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के साथ इस तरह का रिलेशन होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का 1/c टाइम्स होता है। नाउ वी कैन राइट द वेव इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, B is equal to B naught which is equal to E naught by C, and then जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा वो उसी तरह से अगर लिखें, सो दिस इज माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप, and then the wave function sin kz minus omega t that will remain same. Okay, so this is the equation for the corresponding magnetic field wave equation. So options अगर हम देखें, so option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर SN5120, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, एंड टिन न्यूक्लियस जो है उसका भी मास हमें दे रखा है, और 1U जो मास होता है उसके लिए हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें यूज़ करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो अब इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे है। बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ये होता है। और अगर हम 931 यूज़ कर रहे हैं तो मास डिफेक्ट इनटू 931 हम कर देते हैं। सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। ओके, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, एंड इसमें से जो न्यूक्लियस का मास होता है, सो यहाँ पर 10 है, उसका मास हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो ये जो 10 हमें दिया हुआ है उसमें 50 न्यूट्रॉन्स हैं और उसका मास नंबर 120 है, 120 न्यूक्लियॉन्स है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.00783, ये हो गया, प्लस मास नंबर minus number of protons is 70, so 70 into mass of neutron is 1.00867, ये हो जाएगा। ओके, एंड देन इसमें से जो टिन न्यूक्लियस है उसका मास हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ 119.902199, ये दिया हुआ है। ओके, अब इसके आगे ये कैलकुलेशन है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये नंबर हमारे पास आएगा 50.3915 प्लस दिस नंबर इज़ 70.6069 माइनस 119.9021
0.99 ये हो जाएगा। ओके, एंड देन इसको हम ऐड करके उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें, सो फाइनली हमारे पास नंबर आएगा 1.096201 ये आएगा। सो दिस इज मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट ये U में आया है। अब U 1 U के करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमें मालूम है, सो इतने U के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी, दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी 1.096201 into 931। ओके, ये आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये नंबर आएगा हमारा 1020.563131 ये आ जाएगा। एंड ये हुई टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करना है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को न्यूक्लियॉन नंबर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज मास नंबर। सो बाइंडिंग एनर्जी पर nucleon will be 1020.563131 divided by 120। ओके, एंड फाइनली इसको अगर हम देखें, सो ये आएगा 8.504 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये आ जाएगा। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 8.5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, a small ball of mass m is thrown upward with a velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force mkv square, where v is its speed. The maximum height attained by the ball is। okay, so एक बॉल है अपवर्ड जर्नी में, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, एंड मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर उस पर एयर का रेजिस्टेंस भी लग रहा है। तो सपोज बॉल जो है वो बीच में यहाँ पर कहीं है, इस टाइम पर इसकी स्पीड v है, तो इस पर जो वेट इसका होगा वो हो जाएगा mg। फर्दर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो kmv स्क्वायर इस तरह का है। सो kmv स्क्वायर ये हो गया रेजिस्टिव फोर्स, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ओके, एंड देन हमें ये कैलकुलेट करना है कि बॉल जो है वो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगी। सो फाइनल जो उसकी पोजीशन होगी वहाँ पर उसकी स्पीड 0 होगी। सो लेट्स कॉल दिस h, यही h हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम यहाँ पर देखें, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड जो फोर्स होगा दैट इज mg प्लस mkv स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ से उसका एक्सेलरेशन अगर हम लिखें, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू g प्लस के वी स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, और इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हमें ये बताना है कि वो मैक्सिमम किस हाइट तक जा रहा है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो इसको जो बेसिक डेफिनीशंस होती है वहाँ से सॉल्व करेंगे। एक ही जगह हम लिख सकते हैं a dv अपॉन dy। ओके, वर्टिकल में कोई हाइट, वर्टिकल में जो हाइट है उसको y से डिनोट करें। सो दिस इज v dv ओवर dy। एंड फर्दर जो स्पीड है वो हाइट के साथ डिक्रीज हो रही है, तो इसके लिए हम माइनस साइन भी यहाँ पे लगाएंगे, इज इक्वल टू g प्लस के वी स्क्वायर। एंड अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये हो जाएगा v dv अपॉन g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू dy विथ माइनस साइन, ये हो गया। एंड इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, सो इनिशियली हाइट क्या है, ग्राउंड से 0 है, एंड फाइनली हाइट जो होनी है वो h होनी है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, और फाइनल हाइट पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, सो इसको अगर हम देखें, सो ये आ जाएगा हमारा सिंपली h इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू 0 v dv अपॉन g प्लस के वी स्क्वायर। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ से हम देखें, इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, g प्लस के वी स्क्वायर, इसको कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट z, एंड देन डिफरेंशियल इस पर हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2kv dv इज इक्वल टू dz, ये आ जाएगा। तो अब ये जो इंटीग्रल है वो हमारा कन्वर्ट होकर हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम u टू 0 v dv, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2k इंटू z। सो 1/2k इसको पहले ही बाहर ले ले रहे हैं, और ये हो गया dz डिवाइडेड
बाय दिस होल थिंग, इसको हमने z सपोज किया है, सो dz अपॉन z ये हो जाएगा। ओके, सो नए वेरिएबल्स के साथ उसको अगर हम इंटीग्रेट करें, सो दिस इज -1/2k, ये हो जाएगा हमारा ln z, ओके, विथ लिमिट्स फ्रॉम u टू 0। अब हमने यहाँ पे लिमिट को नहीं चेंज किया, इसलिए लिमिट रखने से पहले इस z को फिर से हम रिप्लेस कर देंगे, एंड ये हम लिखेंगे यहाँ पर -1/2k एंड ln z की जगह लिखेंगे g प्लस के वी स्क्वायर फ्रॉम u टू 0, ये हो जाएगा। एंड लिमिट्स इसमें हम रखें, सो h इज इक्वल टू आ गया -1/2k, और v की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा ln g माइनस v की जगह u रखेंगे, सो ये हो जाएगा ln एंड g प्लस के u स्क्वायर, ये हो गया। और ये माइनस साइन अंदर ले लें तो ये हो जाएगा 1/2k ln g प्लस के u स्क्वायर माइनस ln g, ओके, एंड log a माइनस log b इज log a अपॉन b, उस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 1/2k ln g प्लस के u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g, ये हो गया। एंड इसको भी हम फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सो ये हो गया 1/2k ln and 1 plus k u square over g. So this is the maximum height achieved by the ball, okay, and options अगर हम देखें, so option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है, for a uniform rectangular sheet shown in the figure, the ratio of moments of inertia about the axes perpendicular to the sheet and passing through O, which is the center of mass, and O dash the corner point is. So इस तरह की एक rectangular sheet दे रखी है और इसकी साइड 60 एंड 80 सेंटीमीटर्स है, और हमें यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O और O डैश के अबाउट कैलकुलेट करना है, एंड देन उसका रेशियो बताना है क्या होगा। ओके, सो एक रेक्टेंगुलर शीट अगर है, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ma² प्लस b², ये हो जाएगा फॉर्मूला। एंड ओ डैश के अबाउट जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो दिस एक्सिस और ये एक्सिस, ये दोनों क्या है, पैरेलल, सो ओ डैश के अबाउट हम पैरेलल एक्सिस थोड़ा लगा कर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि O से O डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। ये डायगोनल जो होगा हमारा, दैट विल बी, इफ दिस इज A, दिस इज B, देन द डायगोनल इज √a² प्लस b², देन O डिस्टेंस जो होगी, O डैश डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ द डायगोनल, विच इज √a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। ओके, नाउ फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, from parallel axis theorem, O डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो वो हो जाएगा O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 1/12 ma² प्लस b² प्लस md², सो मास m है और जो डिस्टेंस है एक्सिस के बीच की वो ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4, ओके। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो m दिस एंड अपॉन 4, सो ma² प्लस b², ओके, इसी को हम कॉमन कर लें, सो हमारे पास बचेगा 1/12 प्लस 1/4, ओके, सो 1/12 प्लस 1/4, और इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो ये हो जाएगा LCM विल बी 12 और वी कैन राइट 3, दैट इज, ये आएगा 1/3, okay, so 1/3 ma² plus b². This is moment of inertia of the plate about an axis passing through the corner O dash. Now इनका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, so IO अपॉन IO डैश, अब इसमें हम देखें सो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, IO m एंड देन ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी वही है, सो ma² प्लस b² ma² प्लस b², ये कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे बचेगा 1/12 एंड दिस विल बी 3/1, सो दिस इज फाइनली 1/4, ये आ जाएगा। सो द रेशियो ऑफ दीज टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/4, एंड ऑप्शन अगर आप देखें, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन हमारा है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, मैच द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम विद द करेक्ट कंडीशंस एंड ओके, सो यहाँ पर हमें प्रोसेसेस दिए हुए हैं और उस प्रोसेस की कंडीशंस क्या होती है उसको उसके साथ मैच कराना है। तो यहाँ पर हम आपके सामने लिख देते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा उसमें हीट एक्सचेंज सिस्टम का सराउंडिंग के साथ जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू विल बी जीरो। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सिस्टम का नहीं चेंज होता है एंड इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। एंड देन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन गैस का नहीं होगा। इन दैट केस वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस विल बी जीरो। ओके, एंड आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है उसमें तीनों ही क्वांटिटीज चेंज होती है, हीट एक्सचेंज भी होगा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होता है। सो उसमें डेल्टा क्यू विल बी नॉन जीरो, change in internal energy will also be non-zero and the work done will also be non-zero, ये होगा। सो इस तरह की कंडीशंस होंगी और इसको अगर आप मैच कराइए सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, a paramagnetic substance shows a net magnetization of 6 ampere per meter when it is placed in an external magnetic field of 0.4 Tesla at a temperature of 4 Kelvin. When the sample is placed in an external magnetic field of 0.3 Tesla at a temperature of 24 Kelvin, then the magnetization will be. ओके, सो इसके लिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए क्यूरीज का जो लॉ है, सो फ्रॉम क्यूरीज लॉ टेम्परेचर, मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में जो रिलेशन होता है, सो द मैग्नेटाइजेशन M इज इक्वल टू सी बी नॉट अपॉन टी, ये होता है। दिस इज क्यूरीज लॉ, ये है क्यूरीज कांस्टेंट, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड इन विच द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट, एंड ये है उस टाइम पर उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर दो अलग अलग फील्ड्स इस तरह से दी हुई हैं। सो वहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे सो ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, दिस कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल कंडीशंस, सो ये हो जाएगा B01 अपॉन B02 इंटू T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा। और इनिशियली जो मैग्नेटाइजेशन है वो 6 है, बाद में मैग्नेटाइजेशन से M है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.4 टेस्ला है एंड बाद में मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है एंड टेम्परेचर बाद में 24 केल्विन है और इनिशियली जो टेम्परेचर था वो 4 केल्विन था। ओके, एंड यहाँ से हम इस M की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो ये डेसिमल्स हट जाएंगे, ये 4 यहाँ से कैंसिल हो गया एंड 3 8 24 ये हो गया। सो M इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 अपॉन 8। ओके, एंड 6 अपॉन 8 इज 3/4, दैट इज 0.75 एम्पियर पर मीटर। दिस इज द मैग्नेटाइजेशन इन सेकेंड कंडीशन। सो ऑप्शन अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ सीरीज LR सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V. If the circuit is switched on at t is equal to 0, then the time at which the energy is stored in the inductor reaches 1/n times of its maximum value. Okay, so ये हमें एक LR सर्किट दिया हुआ है, LR सर्किट है और यहाँ पर जो सोर्स है वो एक DC सोर्स है, V वोल्टेज, ये है L एंड R, और इसमें यहाँ पर जो करंट वेरिएशन होता है टाइम के साथ, जब हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट को, से t इक्वल टू 0 पर सर्किट को हमने स्विच ऑन किया है तो करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, ऑल ऑफ ए सडन करंट इस्टेब्लिश नहीं होती है। तो इस तरह का LR सर्किट विद DC सोर्स, उसमें जो करंट वेरिएशन होता है वो होता है I0 इंटू 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t अपॉन tau L, ये होता है, जहाँ पर इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सो दिस tau L इज इक्वल टू L ओवर R, ये होता है।
ओके अब क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं, अच्छा ये जो करंट है ये फाइनली जब इस सर्किट में जो करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी मैक्सिमम करंट वो है। ओके दैट मीन्स दिस इज द करंट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब आफ्टर वेरी लास्ट टाइम। ओके सो इसमें क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो मैक्सिमम का 1/n टाइम कितने देर में होगी। ओके अब हमें ये मालूम है कि किसी इंडक्टर से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो हम कैसे लिखते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। और आई का एक्सप्रेशन जो हमारे पास है उसको वहाँ पर हम लिखें, सो दिस इज हाफ एल एंड इसका स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर एंड देन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ एल होल स्क्वायर, ये हो गया इस तरह से। एंड इसको हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी, सो दिस इज ई मैक्स इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके सो दिस इज ओके यू से हमने लिखा है, सो यू लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड एट एनी टाइम विथ द इंडक्टर। नाउ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम का 1/n टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं u max अपॉन n इज इक्वल टू u max इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ एल होल स्क्वायर। ओके सो ये हमारे पास बचा 1/n। u max ये कैंसिल हो गया, सो हम थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस चीज़ को इधर लेकर आ जाएं, ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ एल इज इक्वल टू 1 माइनस अच्छा एक और काम हम कर लेते हैं बिफोर दैट, एक स्टेप यहाँ बीच में और एक और कर लेते हैं, से ये स्क्वायर है, ये ब्रैकेट पूरा स्क्वायर है, सो 1 माइनस या दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ एल। ओके ये हुई चीज़। अब इसको हम रीअरेंज करें, इस टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे, सो ई रेज टू द पावर e raised to the power minus t upon tau L is equal to, ये हो जाएगा 1 minus 1 over under root n, so 1 minus 1 over under root n, ये हुआ। एंड अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ log हम ले लें, सो ये है e और बेस जो हमारा log का होगा वो भी e हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा माइनस टी अपॉन टॉ एल इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर उसका लॉग ले लें, सो ये हो जाएगा अंडर रूट एन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन, ये हो जाएगा। और माइनस साइन हम इस तरफ लेकर आए, सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, और माइनस इस पर अप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1। ओके एंड टॉ एल की वैल्यू जो है एल अपॉन आर, इसको हम रख लें, सो फाइनली दिस इज एल अपॉन आर एल एन अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1, ये हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम एट विच द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंडक्टर इज 1/n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड विद द इंडक्टर, ये हुआ। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डॉपलर्स इफेक्ट पर है, साउंड के डॉपलर इफेक्ट पर। इट सेज द ड्राइवर ऑफ अ बस अप्रोचिंग अ बिग वॉल नोटिसेस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज बस's horn changes from 420 hertz to 490 hertz when he hears it after it gets reflected from the wall. Find the speed of the bus if the speed of the sound is 330 meter per second. ओके तो इस तरह की सिचुएशन है, ये एक बस या कार है एंड इट इज़ मूविंग विथ सम स्पीड से VC, और इसने हॉर्न ब्लो किया है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 420 हर्ट्ज। ओके एंड यहाँ पर आगे एक वॉल है इस तरह से और साउंड इस पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इस पर इंसिडेंट होगी ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर, देयर इज मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो जो फ्रीक्वेंसी इस पर इंसिडेंट होगी वो चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, से न्यू डैश फ्रीक्वेंसी उस पर इंसिडेंट हो रही है। ओके सो न्यू डैश फ्रीक्वेंसी ही फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी। अब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है एंड अगेन देयर इज मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो ये फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर जो रिसीव करेगा वो फिर से मॉडिफाई हो जाएगी।
ओके, सो फाइनली इस ड्राइवर ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी है वो न्यू डबल डैश है, और जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली क्रिएट की थी वो 420 हर्ट्स है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइनली जो वो सुन रहा है वो 490 हर्ट्स है। ओके, सो डॉपलर्स इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट इन टू V प्लस माइनस वी ओ अपॉन V प्लस माइनस वी एस, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज आवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड ये है ऑब्जर्वर की स्पीड। अब पहले केस में जब साउंड इधर से इधर जा रहा, उस केस में ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर है, तो ये है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, एंड ये है सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, इसलिए ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो माइनस साइन हम लिखेंगे। ओके, सो ये है सोर्स की स्पीड Vc, ये हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट हो रही है और ये ड्राइवर सुन रहा है। सो ये मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी है, न्यू डबल डैश इज इक्वल टू दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन के केस में, इज इक्वल टू, अब ये हमारा सोर्स है वो रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, V प्लस वी ओ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द कार और बस, जो भी कह लीजिए, अपॉन फिर उसके बाद सोर्स स्टेशनरी है तो सिर्फ V लिखेंगे यहाँ पर। ओके, एंड न्यू डैश की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख रखी है, दैट इज न्यू नॉट इन टू V अपॉन V माइनस Vc into this value which is V plus Vc divided by V। okay, so यहाँ से ये V कैंसिल हो गया और फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है न्यू डबल डैश का, अब इसमें हम वैल्यूज रख लेते हैं। ये है 490, दिस इज 490, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 420 इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ द बस और कार, जो भी है V रहने देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ द बस। ओके, सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 6 ज़ा 42। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 टाइम्स 330 माइनस 7V इज इक्वल टू 6 टाइम्स 330 प्लस 6V, एंड इसको हम इधर लेकर आए तो 6 प्लस 7 इज 13V इज इक्वल टू 7 टाइम्स 330 माइनस 6 टाइम्स 330 विल बी सिंपली 330। okay, and then V is equal to 330 divided by 13, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो अच्छा एक चीज़ और, ऑप्शंस में हम देखें, सो ऑप्शन में हमें जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, सो इसको हमें फर्दर, ये मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ रही है, इसको हमें फर्दर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम 18/5 इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करें, सो फाइनल जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 91.38 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन में 91 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, two identical cylindrical vessels are kept on the ground and each contain the same liquid of density small d. The area of the base of both vessels is capital S, but the height of liquid in one vessel is x1 and in other it is x2. When both cylinders are connected through a pipe of negligible volume very close to the bottom, the liquid flows from one vessel to the other until it comes to equilibrium at a new height. The change in energy of the system in the process is. Okay, so इस तरह से दो vessels हैं identical और उसमें जो liquids हैं वो भी same है और liquid की density जो है वो D है, बट इनिशियली दोनों अलग अलग vessels हैं और heights जो है वो दोनों में अलग अलग है। x1 x2 दिया हुआ क्वेश्चन में। ओके, सो हाइट्स इस तरह से x1 x2 और बेस का एरिया जो है वो s है, एंड देन फिर हम इसको यहाँ पर बॉटम के पास में एक बहुत पतले से पाइप से दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, सच दैट कि इसमें जो लिक्विड है वो टोटल लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल वॉल्यूम है उसका, एंड देन उसकी वजह से जो होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लिक्विड का, एंड फाइनली दोनों जो है वो एक नई हाइट पर आ जाएंगे। एंड इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कितनी चेंज हुई है वो हमें कैलकुलेट करना है।
ओके, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का लिक्विड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो टोटल जो हाइट है उसकी आधी हाइट पर होगा। सो सेंटर ऑफ मास, इसको एक पॉइंट मास की तरह से ट्रीट करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। सो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इनिशियली जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी mgh। ओके, अब इसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, सो s इनटू x1 ये हुआ मास, इनटू g एंड देन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विच इज x1 अपॉन 2, ये हो गया, प्लस इस वेसल में जो एनर्जी हो, जो लिक्विड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम s इंटू x2 इंटू g एंड हाइट क्या है x2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। सो यहाँ से हम देखें तो dsg अपॉन 2, इसको हम कॉमन कर सकते हैं, dsg अपॉन 2 ये हमने कॉमन कर लिया, एंड देन हमारे पास बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली विद द सिस्टम। एंड देन हम यहाँ पर जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे, सो फाइनली दोनों की जो हाइट होगी वो सेम हो जाएगी। ओके, बेस एरिया यहाँ पर अभी भी s है, हम यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट लेकर इसको हम शो कर सकते हैं कि फाइनली दोनों हाइट सेम होनी है। ओके, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, s इंटू x1 है, तो s इंटू x1 प्लस यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, s इंटू x2 है, एंड देन यहाँ पर जो हाइट होगी, द न्यू हाइट से दिस इज x नॉट, दिस इज ऑल्सो x नॉट। सो जो नई हाइट होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, s इंटू एक्स नॉट प्लस s इंटू एक्स नॉट, ये हो जाएगी। सो द न्यू हाइट, एस एस कैंसिल हो गया, द न्यू हाइट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हो जाएगा इस तरह से, बिकॉज दोनों हाइट सेम होनी, बिकॉज लिक्विड सेम है, देन पास्कल्स लॉ सेज कि बॉटम पर या सेम लेवल पर प्रेशर सेम होना है, तो सेम लेवल पर प्रेशर सेम होना है, तो उसके लिए क्या है, दोनों तरफ हाइट सेम होनी चाहिए, दे आर कनेक्टेड। जब दोनों अलग अलग है तो हाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब कनेक्टेड है तो इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होना है, दैट इज वाई उसके ऊपर लिक्विड की हाइट सेम होनी है। ओके, सो द न्यू हाइट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड अब इसकी जो एनर्जी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोनों में हाइट सेम है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, सो 2 टाइम्स कर देते हैं एक का कैलकुलेट करके। क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g इनटू h अपॉन 2। ओके, ये हो जाएगा। सो 2 और 2 यहाँ से ये हमने कैंसिल कर लिया, एंड देन हमारे पास क्या बचा, dsg एंड x नॉट स्क्वायर, x नॉट इज दिस। ओके, सो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये है हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। ओके, सो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dsg अपॉन, ओके इसको ऐसे रहने देते हैं, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इनिशियल जो एनर्जी थी वो थी dsg अपॉन 2 एंड देन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम dsg अपॉन 2 इसको कॉमन कर लें तो ये हमारे पास बचेगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 हमने बाहर ले लिया, माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें, सो dsg डिवाइडेड बाई 2 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे बचेगा माइनस x1 स्क्वायर, एंड देन x2 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर, सो दिस इज माइनस x2 स्क्वायर, एंड देन प्लस 2x1 x2, ये आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, सो माइनस dsg अपॉन 2, एंड देन हमारे पास बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 विच इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। ओके, सो माइनस साइन आ रहा, दैट मीन्स की एनर्जी डिक्रीज कर रही है,
और जो वैल्यू है दैट इज DSG/2 x1 - x2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड इसको हम x1 - x2 या x2 - x1 जो भी लिखें उसका स्क्वायर है वो वैल्यू सेम आनी है। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो आई थिंक एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी है। सी हियर, ये हमने LCM यहाँ पे लिया था, LCM लेके इसको सिंपली ऐसे लिखा हुआ है। सो नीचे ये 2 ये बचेगा, LCM में आएगा 2, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4। सो फाइनली दिस इज DSG/4 x1 - x2 होल स्क्वायर या x2 - x1 होल स्क्वायर, सेम थिंग। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये था 4 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन। उसमें ये पार्ट 1 है। अभी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।